वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप बता दीजिए, हम आपके वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। हमने पोस्ट भी डाली थी लेकिन हमें ये वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो हमारे पास कमेंट्स बच्चों के मिले हैं कि मैम हमें प्लीज़ ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो ये कमेंट्स हमें जो मिले हैं आज मैं उनके रिप्लाईज आपको देने वाली हूँ, आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें एक हमारे पास जो स्टूडेंट है राजेश शर्मा नाम से इनका कमेंट आता है हमारे पास। इनको बहुत सारे डाउट हैं और बच्चों के थोड़े थोड़े डाउट हैं, इनके थोड़े ज़्यादा डाउट है। तो तरुणा भाटी, गिरधर पांडे, महिपाल यादव, सिम्मी खान, राजेश शर्मा, जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चों आज आप देख लीजिए कि आपके डाउट्स क्या थे और आते हैं क्लियर करते हैं। देखिएगा, तो देखिए तरुणा भाटी जी का कमेंट है, मैम मुझे विद्युत वाहक बल और इसका मापन और विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में संबंध, ये चीज़ इनको समझ नहीं आई है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आप आंसर आपका देखिएगा। आपसे पूछा गया विद्युत वाहक बल और इसमें संबंध क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से तो हम आपसे कह दें गिब्स ऊर्जा होती है डेल्टा जी और यहाँ पर होता है -NFE। तो ये मैं आपको जो फार्मूला बता रही बेटा, ये ही फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में संबंध। दूसरी चीज, जी यहाँ पर क्या है, ये फ्री एनर्जी है, गिब्स ऊर्जा है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, F यहाँ से आवेश है और E है यहाँ से विद्युत वाहक बल। अगर आप यहाँ से इसको मानक अवस्था में लेंगे तो आपको दोनों के ऊपर क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। बात रही इसके मापन की, तो आपको दूसरी चीज बता दें। तो बच्चों यहाँ से मैं आपको बता दें विद्युत वाहक बल और इसके मापन की बात, तो ये जो चीज नापी जाती है ये नापी जाती है अपनी विभव मापी से। ठीक है, जब अपना परिपथ क्या हो, खुला हो, अर्थात सर्किट कैसा हो, ओपन हो। ओपन सर्किट क्या होता है, जब वहां पर कुंजी नहीं लगी हो, अर्थात स्विच दबा हुआ नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो दूसरी बात, इसको सेल विभव भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया कि खुले परिपथ में जब आपने कुंजी नहीं लगा रखी है तो खुले परिपथ में जो भी वहां पर अपना सेल विभव नापा जा रहा है, या हम कह दें कि दोनों मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच में खुले परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो तो उस समय जब विभवांतर उत्पन्न होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, कि हमने कहा ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो कुंजी बीच में लगी होती है जिसे हम स्विच कहते हैं, इस तरह से हमने कह दिया, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर ये कुंजी लगी होती है इट मीन्स कुंजी क्या है, बंद है, लेकिन यहाँ से हमने हटा दिया तो इट मीन्स परिपथ क्या हो गया, खुला हो गया। अब ये परिपथ जो खुला परिपथ है, इस समय जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल आएगा। ठीक, आप इसको विभव मापी से कैसे नापते हैं, ये बच्चों प्रैक्टिकल चीज है, वो प्रैक्टिकली चीज में ज्यादा अच्छे समझ आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। अपना नेक्स्ट कमेंट है गिरधर पांडे जी का कि मैम चैप्टर 3 मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और एसएचजी का यूज समझ नहीं आया है। तो हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश करेंगे कि आप मोलर चालकता में क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस अपने पास क्या होती है, हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, मोलर चालकता में विलयन का आयतन निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात, मान लीजिए ये क्या है अपने पास, कोई भी अपने पास अपन कहते हैं जिसके अंदर हमने क्या बनाना है, विलयन बनाना है, या कांच का क्या है अपने पास कंटेनर है, कांच का एक पात्र है, इसके अंदर हमने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक प्लस लगा दिया और एक क्या लगा दिया, माइनस। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या भर दिया, सोल्यूशन भर दिया। चलिए आप इसको ऐसा मानिए कि इसके बीच में जो अपने पास इसकी डिस्टेंस है वो है हमारी 1 सेंटीमीटर, हालांकि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ऐसा मानिए कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो भी हमने विलयन भरा इसके अंदर मैंने दूरी कितनी रखी, 1 सेंटीमीटर रखी, हमने इतना विलयन रखा इसके अंदर, हमने पानी में घोला 1 मोल पदार्थ, कितना पदार्थ घोला, 1 मोल पदार्थ हमने घोल दिया। अब इस समय जितने भी आयन, जितनी भी चालकता उत्पन्न होगी वो सारी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। और हम दूसरी बात करें, मान लीजिए यहाँ पर विलयन भी कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ये जो पात्र हमें दिया गया है, तो हम कह दें इस समय 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इट मीन्स 1 ml सॉल्यूशन की जो अपने पास चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। ये मैंने आपको डेफिनेशन को उसमें लिखवाया था नोट्स में कि 1 ml विलयन की जो चालकता होगी जिसमें 1 मोल पदार्थ घुला हो तो यह क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं,
यहाँ पर हमने एक मोल पदार्थ को, क्या आप 1 ml विलयन, 1 ml विलयन होता ही कितना सा है बच्चों, 1 ml बहुत कम होता है, हमने 1 ml की बात करी, 1 ml बहुत कम होता है। क्या 1 ml में 1 मोल विलयन, 1 मोल पदार्थ को घोला जा सकता है क्या? अगर मैं NaOH के 1 मोल की बात कर दूं तो NaOH का 1 मोल बच्चों 40 ग्राम का होता है, और 40 ग्राम पदार्थ को 1 ml में नहीं घोला जा सकता। इसलिए यहाँ पर हम निश्चित नहीं होता आयतन, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि V आयतन में 1 मोल घुला हुआ है तो उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। सीधी सी बात है, 1 मोल पदार्थ का जो विलयन है उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। बात ये हो गई, इसके अंदर जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे चालकता वैसे वैसे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक, अब बात आती है, आपने तुल्यांकी चालकता भी हमसे पूछा कि मैडम तुल्यांकी चालकता भी हमें प्लीज बता दीजिए। तो हम आपको तुल्यांकी चालकता में, मुझे जहां तक लगता है आपको तुल्यांकी चालकता में वर्ड तुल्यांक से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि तुल्यांक क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर तुल्यांक की चालकता है 1 ग्राम तुल्यांक को अगर VmL में, मतलब आयतन निश्चित नहीं है, VmL में अगर घोला जाए तो उस समय जो चालकता होगी वो तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। बात आती है तुल्यांक क्या चीज होती है। तुल्यांक होता है बच्चों, यहां से देखो 2 चीज होती है। तुल्यांक के लिए जानना होगा तुल्यांकी भार क्या चीज है। तुल्यांक के लिए क्या जानना होगा हमें? तुल्यांकी भार। इसके लिए करना होगा अणुभार बटा संयोजकता कह दीजिए या N कह दीजिए। मैं करके बताती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा NaOH की संयोजकता में +1 Na की और -1 OH की, तो इसका NaOH का अणुभार होता है 40, डिवाइड लगेगा 1 का, तो तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों ही क्या होंगे? 40 होंगे। लेकिन अगर मैं H2SO4 की बात करूं बच्चों, तो H2SO4 का अणुभार होता है 98, डिवाइड लगेगा 2 का। क्यों? क्योंकि H+1 और सल्फेट आयन कितना होता है? 2। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसमें से जो ज्यादा आवेश लगे 90% केस में वही यहां से डिवाइड हो जाता है। तो ये हुआ अपना तुल्यांकी भार। ठीक है, अब तुल्यांकी भार जो हमें पता है यहां से, तो अब अपनी बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो बच्चों यहां से इसका जो तुल्यांकी भार निकल के आएगा वही क्या कहलाता है? 1 ग्राम तुल्यांक अपना कहलाता है कि यहां से कितना ग्राम तुल्यांक वहां से लिया जा रहा है। ठीक है, अब बात हो रही उतना ही अगर VmL में घोल दिया जाए, जैसे हमने 1 मोल की बात की ना कि 1 मोल NaOH का कितना हुआ? 40 ग्राम के बराबर हुआ। इसी तरह से 1 ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होगा? संयोजकता क्योंकि एक ही थी इसीलिए 40 ग्राम ही क्या होगा उसका? 1 ग्राम तुल्यांक यहाँ से होगा। ठीक, तो ये होता है, इतना आप घोल दो तुल्यांकी भार के साथ चालकता निकल आएगी। ठीक, तुल्यांकी चालकता होगी। अब आपने पूछा था SHE का यूज समझ नहीं आया। बेटा अगर मैं आपसे एक बात कहें कि SHE का यूज ही समझ नहीं आया है तो फिर तो आपने फिर चैप्टर कैसे पढ़ लिया? थोड़ा सा हमें अजीब लगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको जल्दी से समझाने की कि SHE का यूज क्या है। सबसे पहली बात, SHE का मतलब होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम बता दें आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह से होता है। ये देखेंगे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। इस तरह से मैंने बना रखा था वहां पे, है ना, याद आ गया होगा, कुछ इस तरह से चित्र था। ठीक, यहाँ पे था प्लेटिनम का वायर जिसको बाहर निकाल रखा था और यहाँ पे नीचे था प्लेटिनम फॉइल। तो ये कुछ SHE का डायग्राम था। ठीक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, इसका यूज क्या है? इसका हम विद्युत वाहक बल जो अपचयन विभव कहते हैं, मानक अपचयन विभव, वो मानते हैं 0। कितना मानते हैं? 0। अब इसको हम किसी अननोन इलेक्ट्रोड से जोड़ लेते हैं। ये अपना पास अननोन सेल है, ठीक है, और ये अननोन सेल किसका है? मान लीजिए जिंक का निकालना है। किसका निकालना है? जिंक का निकालना है। तो ये जिंक की क्या रख दी हमने? छड़ रख दी। ठीक, और इसको हमने जोड़ दिया, आगे जोड़ दिया, बीच में आप सेल वेल लगाना चाहो तो ये आपका है गैल्वेनोमीटर। क्या है ये? अपना गैल्वेनोमीटर है। तो यहां से इसका हमें पता है E नोट क्या है? 0। अब ये पूरा एक सेल बन चुका है। सेल का भाग क्या होता है? एक प्लस होता है और दूसरा क्या होता है? माइनस। अभी हमें नहीं पता कि इसमें से प्लस का काम कौन कर रहा है, माइनस का काम कौन कर रहा है। ठीक है, अब करा क्या हमने, जैसे ही हमने ये सेल बनाया तो इसके अंदर सुई का विक्षेप होगा गैल्वेनोमीटर का।
कि वो बीच में रहता है, इट मीन्स अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर वो वहां से विक्षेप बदल जाता है, लेफ्ट या राइट चला जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अगर गैल्वेनोमीटर में मान लीजिए दो प्रकार के विक्षेप बस यही आ सकते हैं, या तो लेफ्ट या फिर राइट, तो ये क्या है अपना बेटा लेफ्ट है, और ये कितना है अपना, ये है अपना राइट साइड है। तो मैं आपको बता दूं धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। धारा कहाँ जाती है? प्लस से माइनस की ओर जाती है। अगर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप ये राइट साइड वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि धारा क्या है, प्लस ये है और माइनस ये है। ठीक, इससे हमें क्या पता चल गया, एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है एनोड के लिए ट्रिक बता रखी है, अलोन हमने बताई हुई है, ALON, एनोड, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया अपना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे और एनोड कैसा है, नेगेटिव। तो हमें पता चल गया जिंक उस समय नेगेटिव पॉइंट का काम कर रहा है इस समय। दूसरी चीज, इस समय जरूरी नहीं है कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, मानक अपचयन विभव के मान जो होते हैं वो भी इसी से निकाले जाते हैं। तो दो यूज है कि एक तो हम ये पता कर लेते हैं कि उस समय वो किसका काम कर रहा है, एनोड का या कैथोड का, और इसका ज्यादा यूज क्या है कि इसका मानक अपचयन विभव हम कैसे निकालें। देखिए यहां से बच्चों, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये क्या है अपना वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर से निकाला जाता है इसका विद्युत वाहक, इसका विभवांतर निकाला जाता है, या फिर आप विभव मापी जोड़ लीजिए इसके साथ। तो यहां पर क्या होता है, सेल का अपने पास एक सूत्र होता है, ई नोट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो धारा के विक्षेप से तो यह पता चल गया कि सुई किस ओर जा रही है, तो कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। इस पर्टिकुलर का क्या होता है, जैसे हम कह दें कि इसका जो पूरे का जो अपने पास आया विद्युत वाहक बल आया, वो आया 0.76 वोल्ट। समझ में आ रहा है आपको बात क्या कहना चाह रही हूँ, कि अपने पास कितना आया 0.76 वोल्ट। अब हमें पता है कि इसमें कैथोड का काम और एनोड का काम कौन कर रहा है। मैं आपको यह बता दूं, जिंक वाले जो केस में है, यहाँ जो विक्षेप आता है वो एनोड की ओर आता है। ठीक है, जिंक की ओर आता है, इट मींस नेगेटिव पॉइंट का काम किसने किया, जिंक ने किया। तो यहाँ पर इसका जो अपने पास आंसर आएगा, देखिए यहां से अपने को अभी तो नहीं पता, तो अपन एनोड की एनोड ही लिख दिया, माइनस हमारे पास कैथोड का काम किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0 लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ई नॉट एनोड कितना आएगा, माइनस 0.676 वोल्ट ही आएगा। इससे हमें इसका क्या पता चल गया, मानक अपचयन विभव पता चल गया। देखिए चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ताकि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, ये अपने पास वही चीज है पूरी, ये क्या है अपना SHE है। ठीक, इसका निश्चित रूप से हमें पता है कि ई नोट कितना होता है, 0 मान के हम चलते हैं। दूसरी बात, जब हम इसके साथ विभव गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये हमने मान लिया किसका है, ये कॉपर का है। किसका है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जब कॉपर के इलेक्ट्रोड को हमने यहां से देखा, तो हमने देखा धारामापी का विक्षेप कहां जा रहा था, लेफ्ट साइड जा रहा था। लेफ्ट साइड जा रहा था, धारा कहां जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। हमें कंफर्म हो गया कॉपर क्या है, यहाँ से कैथोड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ से एनोड है। बेटा समझ में आ रहा हो तो बता देना। जिसका भी कमेंट था, ये कमेंट था हमारा गिरधर पांडे जी का। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, बच्चे अपने पापा के नाम से भाई आईडी होंगी, तो अब आप पहचान जाइएगा गिरधर पांडे नाम से कौन मैसेजेस करते हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमने बता दिया एनोड कौन और कैथोड कौन है। पूरे सेल का जो सेल विभव हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ हमें 0.34 वोल्ट। ठीक, अब हमने देखा कि हमें निकालना है, तो सूत्र होता है अपना, पहले हमने बताया था ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें कैथोड का काम, एनोड का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इट मींस यहाँ 0 रख दीजिए। और कैथोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर वाला। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन टोटल की वैल्यू पता है, वो है 0.34 वोल्ट। ये हमेशा पॉजिटिव आती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई कैथोड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ई कैथोड कौन है, कॉपर, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.34 वोल्ट आ गई हमारे पास। इसका मतलब हमने मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, वो SHE की सहायता से हम बखूबी आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आ गई चीज, आ गई हो तो थम्स अप करके बता दीजिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, चलो गिरधर पांडे जी का सवाल सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है महिपाल यादव, मैम सक्सीनिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है। ये तो ज्यादा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये हम पहले शायद इनका जवाब दे भी चुके हैं। बेटा सक्सीनिक एसिड ये होता है अपने पास COH। ठीक है, यहाँ आप इसकी नंबरिंग करना चाहे तो कर दीजिए, बाकी COH के लिए नंबरिंग देने की आवश्यकता नहीं है।
कार्बन कितने होते हैं इसमें, 4 हैं, तो ब्यूट, फिर एन, फिर कितने हैं, ये कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या लगा देंगे, डाई, और क्या लिख देंगे, ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। तो महिपाल जी आपका हमने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सवाल है कि फिनॉल के फिनॉक्साइड, राजेश शर्मा जी का है कि फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद भी प्लस क्या वापस जुड़ सकता है O माइनस के, क्योंकि जब एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पढ़ा था तब माइनस, तब दोनों ओर का एरो, अच्छा ये वाला एरो कहना चाह रहे हैं ना, या तो ये वाले एरो की बात कर रहे हैं या फिर ये वाले एरो की बात कर रहे हैं, दोनों एरो लग रहे हैं, फिनॉल से फिनॉक्साइड भी बन रहा है और फिनॉल से फिनॉक्साइड से फिनॉल भी बन रहा है, बिल्कुल ये इसी एरो की बात कर रहे हैं कि मैडम ऐसा हो रहा था कि फिनॉल से फिनॉक्साइड भी बन रहा था, तो बच्चे का कंफ्यूजन तो रहता ही है। चलिए हम, राजेश शर्मा जी आपके कमेंट बहुत ज्यादा थे कि मैडम मेरे ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो हम कोशिश करते हैं आपके सवाल देने की हल। तो राजेश शर्मा जी देख लीजिए आपका आंसर क्या है। देखिए फिनॉल आपने पूछा, फिनॉल हम आपको बता दें, फिनॉल होता है बच्चों, ये होता है ना। तो राजेश शर्मा जी के जो कमेंट आए हैं बच्चों, हमें भी थोड़े बहुत कमेंट दो, कुछ कमेंट हमें बहुत अच्छे लगे कि हाँ बिल्कुल यहाँ बच्चे को समझ में आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो राजेश शर्मा जी कहते हैं कि यहाँ से आपने ऐसे दिखाया और यहाँ से ये दिखा दिया, तो क्या ये वापस जुड़ सकता है क्या, ये O माइनस आपने कह दिया। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ मैं आपको बता दूं, ये H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया। इस साइन का मतलब इस चिन्ह का मतलब यही होता है, रिएक्शन जो होती है वो दोनों कंडीशंस में होती है, दोनों कंडीशन में होती है, लेकिन इस चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। साम्य, तो साम्य की एक स्थिति होती है कि साम्य किस ओर अधिक था, मतलब साम्य कब आया, मतलब रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई, 50% कंप्लीट हुई, तो दोनों की जो मात्रा रहेगी वो लगभग बराबर रहेगी। अगर रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई, इट मींस प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है तो ये इस अवस्था में ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यह जो सामने आया वो रिएक्शन के लगभग 90% पूरा होने पर आया, तो इसका मतलब कहां पे ज्यादा रहेगा, तो भी प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा। लेकिन केवल रिएक्शन 10% ही कंप्लीट हुई और दोनों में स्थिति ये वाली आ गई कि दोनों तरफ रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होगी। पहली बात, ये सब चीजें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि प्लस क्या वापस जुड़ सकता है क्या O माइनस के। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं, अगर मैं ये फिनोल वाला ना लेके मैं आपके सामने ये लेती C2H5OH, ठीक, और फिर मैं यहां से कहती ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया यहां से और ये O माइनस हो गया और ये क्या हो गया H प्लस। तो मैं आपको बता दूं इस कंडीशन में डिपेंड करेगा कि इस आयन का स्थायित्व कितना है। इसी तरह से यहां कोशिश करेगा कि इस आयन का स्थायित्व कितना है। तो यहां पर मैं बता दूं दोनों कंडीशन में, नंबर 1 फिनॉल और नंबर 2 एथेनॉल में, यह कंडीशन एथेनॉल के साथ ज्यादा प्रभावी होगी क्योंकि एथेनॉल में कोई स्थायित्व नहीं हो पाता एथॉक्साइड आयन का। ये जो आयन है वो कौन सा है, एथॉक्साइड आयन। तो कंडीशन में अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ये चीज जो है वो 10% रखती है कि H प्लस वापस जुड़ जाए, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में लगभग 90% रखता है कि H प्लस वापस इससे जुड़ जाए। सीधी सी बात, दोनों में एसिडिक कौन है ज्यादा, अम्लता किसकी ज्यादा है, वो है हमारी फिनॉल की ज्यादा है, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों ये H जब भी तो इस माइनस के जुड़ेगा जब ये माइनस इसको दिखेगा, और ये माइनस O माइनस इसको दिखाने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भैया जब कोई भागेगा तो उसे पकड़ सकते हो क्या, ये देखो माइनस भाग गया, जैसे H प्लस जुड़ने आया माइनस क्या हो गया, उससे भाग गया, ये देखो डबल बॉन्ड O और ये आ गया प्लस, ठीक है ना, सॉरी प्लस तो नहीं आएगा, हमने गलत लगा दिया, ये माइनस भाग गया और माइनस भाग के यहाँ चला गया, फिर ये H प्लस आया दौड़ा दौड़ा, चल मैं यहाँ पे जाके माइनस पे जुड़ जाता हूँ, फिर माइनस भाग गया और फिर ये भाग गया आगे। अब तो आपको पता है कि कितना भागेगा, ये फिर आ गया माइनस यहाँ पे, फिर ये दौड़ा दौड़ा H प्लस इसके पास आया कि चलो यहाँ चलते हैं, तो ये यहाँ पे आने की कोशिश करा तो ये फिर भाग गया यहाँ से, फिर भाग के ये यहाँ चला गया। तो क्या होता है, ये H प्लस इससे कोशिश तो बहुत करता है फिनॉक्साइड आयन से जुड़ने की, पर जुड़ नहीं पाता, क्योंकि ये माइनस जो होता है ये पूरी रिंग पर क्या करता रहता है, भागता रहता है। अब भागती हुई चीज को पकड़ना अगर देख लो अब कितना आसान है, तो अब शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर माइनस चार्ज भाग रहा है तो क्या प्लस उस पे जुड़ जाएगा क्या। अब आप खुद सोचिए, एक तो व्यक्ति क्या है, रुका हुआ है, ठीक है ना, ये व्यक्ति तो रुका हुआ है, और दूसरा क्या है, कंटिन्यूसली भागता जा रहा है, उसको पकड़ना आसान है क्या, कहोगे मैडम रुके तो भागे,
अगर वो भाग रहा है, अगर रुक जाए तो हम पकड़ लें उसको। यही स्थिति H के साथ होती है। फिनॉक्साइड आयन में जो माइनस है ये भागता चला जाता है और H प्लस इसको पकड़ नहीं पाता, जबकि नीचे वाली स्थिति में ये जो C2H5 वो माइनस है, इस पर यहीं ये रुका रहता है, तुरंत H प्लस जाके इसको पकड़ लेता है। ठीक, तो समझ में आ गया? जुड़ सकता है क्या? बिल्कुल जुड़ सकता है। H प्लस अगर इसको पकड़ ले फिनॉक्साइड आयन को तो ये जुड़ जाएगा। तो ये जैसा दिख रहा है ना ये टिका हुआ, तो वैसा नहीं है, ये दूर से दिख रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन जैसे ही H प्लस, जैसे ही भाई क्या है ये, क्या इसमें भाग रहा है, ये अनुनाद यही कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह टिकता कहाँ है, भागता रहता है इधर से उधर। बच्चों हमारी ये डाउट सॉल्विंग वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए हम हो सकता है इसको पार्ट्स में बना दें। हम शायद 1 या 2 ही डाउट और सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, अरे यार कितनी लंबी वीडियो, कहाँ तक देखें इसको हम। तो कोई बात नहीं, हम आपको बोर भी नहीं करेंगे, हम इस तरह से समझाएंगे कि आप कहोगे वाह मजे आ गए मैडम, क्या स्टोरी बताई आपने इसकी। चलो जी, एक क्वेश्चन और है राजेश शर्मा जी का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम एक कार्बन पर 2 OH आकर रह क्यों नहीं सकते? ये बच्चा है ना बहुत उससे पढ़ रहा है, तल्लीनता से, बहुत ही शानदार पढ़ रहा है। देखो बच्चों यहाँ से कैसे होगा, ये कार्बन है, ठीक है, हमने ये बता रखा है कि एक कार्बन पर 2 OH है ना, ये कभी नहीं रह सकते। अच्छा तुम मुझे बताओ कि एक घर में 2 दुश्मन रह लेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे वो 2 दुश्मन? मैडम जी लड़ाई करेंगे और घर टूट जाएगा, होएगा ना? बिल्कुल यही इसके साथ होता है। ये दोनों ऐसे दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, तो कोई तो काम रहा होगा। आपने OH के लिए कहा, ये Cl अगर मैं लगा दूं तो ये दुश्मन नहीं है क्या? ना, इनमें कोई दुश्मनी नहीं है, इनमें कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मैं Br लगा दूं तो कोई दुश्मनी नहीं है, हाइड्रोजन लगा दूं तो कोई दुश्मनी नहीं है। ये OH ही दुश्मन क्यों बने पड़े हैं? क्योंकि दुश्मन है जब भी तो नहीं रह सकते। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? तो स्टोरी की तरह समझो, बड़े मजे आने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर अपन आगे भी सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि OH क्या है, आपस में दुश्मन है। अरे मैडम जी ऐसे कैसे बता रहे हो दुश्मन है? हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे, हमारे तो नहीं समझ में आया केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में। हमें तो ये बताओ ये दुश्मन क्यों है। बच्चों मैं बताती हूँ क्या है। इन दोनों का कुछ इस तरह से होता है, ये C और ये OH। अब आप इतना तो जानती हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाँ मैडम, ये तो हम भूल ही गए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये वाला प्लस वाला भाग होगा, ये माइनस वाला भाग होगा, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, तो इनमें क्या होने लग जाएगी बेटा? इनके अंदर होने लग जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल। और क्लोरीन में ऐसे ऐड, तो ये क्या होने लग जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गई इनके अंदर बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग हो गई तो ये रिंग बन गई एक तरह की। कैसी बन गई यहाँ पे? ये देखो स्थिति क्या बन गई, यहाँ से कुछ स्थिति ऐसी हो गई, यहाँ से ये OH और ये OH। अब जगह पड़ गई छोटी। अब जब जगह छोटी पड़ गई तो तनातनी, और तनातनी होती है तो घर टूटेगा। तनातनी होती है तो क्या होता है? घर टूटते हैं। तो बस फिर अब इनमें होने लग जाते हैं झगड़े। पहले तो बॉन्डिंग कर ली, घर में बैठा लिया उसको, अब उसके बाद होते हैं झगड़े, तनाव पैदा हो जाता है। और जब किसी चीज में तनाव पैदा होता है तो वो क्या होती है बच्चों? टूट जाती है। तो ये यहाँ से चीज क्या होती है? वो टूटती है। और जब ये यहाँ से टूटती है तो हम इसको ऐसा दिखाते हैं, ये OH और ये निकल गया H2O। और कहते हैं ना न्यारे न्यारे हो जाओ। एक घर में अगर मान लीजिए 4 भाई रहते हैं, चारों भाई, और घर छोटा सा है, ठीक, घर में आई मतलब भाई घर में ये है कि 4 भाई हैं, शादी हो गई। और शादी के बाद तो आप जानते हैं हर घर की कहानी यही चीज होती है कि यहाँ से इनमें क्या होती है, घर में 2 बर्तन बजेंगे तो सही, तो वही चीज है, तनातनी होती है। और यहाँ से जगह छोटी पड़ने लगती है, तनाव पैदा होते हैं, और तनाव पैदा होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये OH का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, तनाव पैदा होने से टूट गया। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, घर बड़ा सारा होता, कोई ऐसी अपन बात नहीं कहते, तो एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, कोई बॉन्डिंग वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब कोई तनाव नहीं है, खुला हुआ रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, तू तेरे रह मैं मेरे रहूं। और यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गई, ये दिक्कत पैदा हो गई। इसीलिए एक से ज्यादा OH नहीं रह सकता। अगर आपने 3 बना दिए तो 3 तो बिल्कुल नहीं रह सकते, H2O निकलेगा ही निकलेगा। तो ये H2O फिर निकला और यहाँ COOH रह जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा OH आपस में दुश्मन क्यों हो गए। यहाँ से जैसे ही बॉन्डिंग हुई तो इनको आपस में क्या होना पड़ा? ब्रेकेज होनी पड़ी, टूटना पड़ा। बच्चों लगभग 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो हम जो आगे राजेश शर्मा जी के और भी बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे कि RDS मैडम सॉल्व करवा दो, शून्य कोटि का डेरिवेशन सॉल्व करवा दो। तो बच्चों हम आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, और राजेश शर्मा जी जो कमेंट है उनके जो आंसर्स हैं बच्चों वो आपके लिए भी यूजफुल है,
इसीलिए इसको आप एक एक कमेंट के आंसर, चाहे वो किसी ने भी पूछो, क्लास में बच्चे सवाल पूछते हैं ना, किसी ने भी पूछो, लेकिन बच्चे सब ध्यान से सुनते हैं। भाई हो सकता है हमें भी नहीं आता, मैं जहां तक समझती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, वो भी इसका रीजन नहीं जानते होंगे कि एक कार्बन पर 2 OH आखिर क्यों नहीं रह सकते, ऐसा क्यों कह दिया मैडम ने। तो ऐसा मत समझना हमारा तो डाउट सॉल्व हो गया, हमको क्या करना है देख के। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके जो कमेंट रह गए हैं हम उनके जवाब लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, क्योंकि कमेंट्स में हमारे पास क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आई हैं, तो हो सकता है वो सबके ही काम की हो, तो ये डाउट क्लियरिंग वीडियो में सभी देखिएगा और नई नई चीजें सीखने का प्रयास कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों मिलते हैं डाउट सॉल्विंग वीडियो के पार्ट 2 में। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों, वो जल्दी ही आपका खत्म होने वाला है, लगभग 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, या बस 2 वीडियोस में वो आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अपन डाउट सॉल्विंग के पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिनॉक्साइड आयन वाली कहानी पसंद आ गई हो तो, ये फिनॉक्साइड की कहानी हमने बनाई थी, ठीक है, समझाने के लिए बनाई थी, अच्छी लगी तो बता देना। ठीक है, ओके, बाय बाय।